बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आइकम पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। तो फ़िलहाल बेसिक जो रूल्स हैं वो हम दोबारा से रिवाइज़ करके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बैलेंस बताया होगा, वो कैश बुक का हो सकता है, पासबुक का हो सकता है। उसके बाद कुछ अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, इनकम और एक्सपेंसेस बताए होंगे जिनकी वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। तो वो हमने अपने पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में नोट करनी होती हैं ताकि हमारा कैश बुक का या पासबुक का बैलेंस आपस में मैच कर जाए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ सरमद एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो है वो नाम लिख लेंगे। ये याद रहे कि अकाउंटिंग में जहाँ पे भी आप कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे ये 3 चीज़ें लाजमी मेंशन करें। सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट का नाम, फिर डेट, जिस डेट की वो आप स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आप अपनी बुक के मुताबिक ये करते जाएं। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा उसके मुताबिक आपने ये 3 चीज़ें ऊपर लिख लेनी। फिर फॉर्मेट है हमारे पास, सीरियल नंबर का कॉलम है, पार्टिकुलर्स हैं, अमाउंट है, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए हमें वो बैलेंस बताएगा। ये बैलेंस कैश बुक का भी हो सकता है, पासबुक का भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ये कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस समझा जाएगा, ठीक है। जब कुछ ना बताया हो तो नॉर्मल बैलेंस समझा जाता है, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो। तो ये कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस है। हमने नोट्स में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होगा तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख लेंगे क्योंकि जो कैश बुक है वो एसेट कंसीडर होती है, तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही होता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये आपका अपना कैश है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, बैंक से ओवरड्राफ्ट नहीं किया हुआ या बैंक से कर्ज नहीं लिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम बैलेंस लिख लेंगे डेबिट साइड पे। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का बैलेंस आएगा तो आप उसे डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखेंगे। चेक इशूड अमाउंटिंग ₹9,000। जो हम चेक इशू करते हैं ना, ये क्रेडिटर को इशू करते हैं। जिस शख्स से हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज़ की होती हैं या किसी के हमने पेमेंट करनी है तो उसको हम चेक इशू कर देते हैं। क्रेडिटर को इशू होता है नॉर्मली ये, जब भी ये क्रेडिटर का वर्ड इशूड का वर्ड आएगा या क्रेडिटर का वर्ड आएगा तो आप ये समझ जाएं कि ये चेक हमने क्रेडिटर को दिया है और क्रेडिटर बैंक में जाके वो चेक प्रेजेंट करके अमाउंट रिसीव कर लेगा। लेकिन हमने जो चीज़ नोट करनी है, जब भी हम चेक इशू करते हैं ना तो हम इसे पहले कैश बुक में नोट करते हैं। ये हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, लेकिन जब हम चेक इशू करते हैं तो इसे फ़ौरन ही अपने पास कैश बुक में नोट कर लेते हैं। कस्टमर हर ट्रांजेक्शन्स को अपने पास कैश बुक में फौरी तौर पर नोट कर लेता है। तो इस ट्रांजेक्शन को भी कस्टमर ने अपने पास कैश बुक में नोट किया, इसने सरमद ने अपने पास उसको अपने कैश बुक में नोट किया। नोट कैसे किया होगा कि जब चेक इशू किया ना तो फौरी तौर पे उसने अपने कैश बुक में अपना बैलेंस कम कर दिया कि बैंक में से हमारा बैलेंस कम होने वाला है, ताकि ये जो सरमद है ये अप टू डेट रहे कि इसका कितना कैश बैंक में अब है, उसका बैलेंस कितना है। तो ये कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन आगे बता रहा है नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ये इस चेक की पेमेंट नहीं हुई, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया पेमेंट के लिए, ठीक है। तो बैंक ने तो तभी आपका बैलेंस कम करना था जब एक्चुअली वो चेक बैंक में प्रेजेंट होता और बैंक उस शख्स को जो वो चेक बैंक में लेके गया था उसको पेमेंट कर देता, ठीक है। आपने चेक इशू किया, फौरी ही आपने अपने बैलेंस को कम कर लिया, लेकिन बैंक तब कम करेगा जब वो चेक बैंक में जाएगा और बैंक फिर उसकी पेमेंट करेगा। तो जब आप ये बैलेंस अपना कैश बुक का पासबुक का मिलाएंगे ना तो बैंक आपसे कहेगा आपने एक चेक इशू किया था 9,000 का, जो आपने अपने पास कम किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन उसकी तो पेमेंट ही नहीं हुई, वो शख्स चेक लेके नहीं आया। तो बैंक कहेगा आप इसको दोबारा से अपने पास डेबिट साइड पे लिख लें। तो हम अनप्रेजेंटेड चेक को डेबिट साइड पे लिख लेंगे।
दूसरी बात ये याद रहे, जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक होंगे वो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया क्यों डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन हम करते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन में कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक हमने डिपॉजिट करवाया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर क्यों नहीं हुआ? हमने चेक रिसीव किया था डेटर से और चेक जो है वो बैंक में जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवाया और बैंक से कहा कि इस चेक की पेमेंट डेटर से लेके हमारे अकाउंट में जमा कर दे, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। जब बैंक ने डेटर से रब्ता किया होगा या उसके बैंक से रब्ता किया होगा तो देखा होगा कि या तो उसके अकाउंट में कैश नहीं है या उसने चेक ही प्रॉपर फिल नहीं किया, चेक एक्सपायर हो गया, अमाउंट गलत लिखी है, डेट गलत लिखी है या किसी भी वजह से वो जो चेक है वो क्लियर नहीं हुआ। तो याद रहे जब भी हम चेक डेटर से रिसीव करते हैं ना तो हम फौरी तौर पर अपनी कैश बुक में उसे डेबिट साइड पे लिख देते हैं और ये अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस इंक्रीज़ होने वाला है बैंक में। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं होता तो बैंक आपसे कहता है कि ये वाला चेक जो है ना वो क्रेडिट साइड पे लिखें, ये बैलेंस अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आपको नहीं मिला। ठीक है, इसकी वजह से आपका और हमारा बैलेंस मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो हम अनक्लियर चेक, अनक्रेडिट चेक, अनकलेक्टेड चेक सारे के सारे क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर लिखते जाएंगे जो भी ट्रांजैक्शन का होगा। नंबर 4 में कह रहा है बैंकर हैड रॉन्गली डेबिट द फर्म्स अकाउंट। बैंकर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, फर्म का अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया है। बैंक के पास पासबुक होती है, अगर बैंक जो है किसी चीज़ को डेबिट करता है तो इट्स मीन वो कस्टमर का जो बैलेंस है वो कम कर रहा है। लेकिन अगर बैंक किसी चीज़ को क्रेडिट करता है अपनी पासबुक में, इट्स मीन वो कस्टमर का जो अकाउंट है या जो बैंक बैलेंस है उसको इनक्रीज़ कर रहा है। अगर दोबारा से अगर बैंक गलती से किसी चीज़ को डेबिट करता है, गलती से फर्म के अकाउंट को डेबिट करता है तो वो बैलेंस को कम कर रहा है, फर्म के बैलेंस को। अगर बैंक गलती से क्रेडिट कर रहा है तो वो फर्म के बैलेंस को इनक्रीज़ कर रहा होगा या अकाउंट होल्डर के बैलेंस को इनक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया, गलती से डेबिट किया ना फर्म्स के अकाउंट को, तो इट्स मीन ये फर्म के अकाउंट को कम कर रहा है, बैलेंस को कम कर रहा है। तो इनकम और एक्सपेंसेस जो है ना वो हम उसी साइड पे लिखेंगे। ये रूल है, ये याद रहे। बैलेंस मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर बैलेंस हमारा कम हो रहा है गलती से तो एक्सपेंसेस की वजह से कम होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इनकम की वजह से डेबिट होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। बैंक ने गलती से इसको डेबिट किया है तो हम इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। नंबर 5 ट्रांजैक्शन का नंबर देंगे, इसमें बताया बैंक चार्जेस एंड डेबिट इन पासबुक। ठीक है, बैंक ने चार्जेस लिए थे, पासबुक में उसने नोट कर लिए बैंक ने, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हम बैंक से पूछेंगे ये 70 रुपीज़ आपने किस चीज़ के डिडक्ट किए हैं हमारे बैलेंस में से, तो वो आपको बता देगा कि आपका बैंक के चार्जेस हैं, आपको सर्विस चार्जेस जो हैं आपसे लिए गए हैं, तो ये आप अपने पास कैश बुक में नोट कर लें। तो वो भी हम अपने पास नोट कर लेंगे, इस 70 रुपीज़ से हमारा बैलेंस कम होने वाला है क्योंकि बैंक ने सर्विस चार्जेस लिए, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, अगर डेबिट साइड का टोटल जो है हमारे पास ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो डिफरेंस होता है वो हमारा बैलेंस कंसीडर होता है। ठीक है, हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है। अभी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन की है, ये आप देख लीजिएगा। ये हमने ना डेबिट साइड का टोटल किया है, डेबिट साइड पे ये जो हमारे पास दो अमाउंट्स आ रही थी इनका टोटल किया 34,000 आ गया। फिर हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड पे 1, 2 और 3 अमाउंट्स आ रही थी, हमने इन तीनों का टोटल किया और वो 7714 आ रहा था, ये हमने लिख लिया। अब हमारी जो डेबिट साइड वो इंक्रीज़ है, ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो हम इन दोनों का फ़र्क निकालेंगे। जो डिफरेंस आ रहा है वो 26,286 का आ रहा है, तो ये हम उस साइड पे लिखते हैं जो साइड शॉर्ट होती है। ठीक है, इसको इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए हमने रिकॉन्सिलिएशन करनी है ना, बैलेंस को मिलाना है, मैच करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करना है। तो हम जो डिफरेंस होता है उस साइड पे लिखते हैं जो साइड शॉर्ट होती है, कम होती है। तो ये क्रेडिट साइड कम थी, ये बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रहे, डेबिट साइड ज़्यादा थी ना,
तो ये जो बैलेंस आएगा ये भी डेबिट साइड का ही आएगा। इसका मतलब है कि डेबिट साइड 26,286 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन ये हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखते हैं ताकि दोनों साइड को हम क्लोज कर सकें, इक्वलाइज कर सकें। और इसमें बस यही है कि आपने पहले बैलेंस लिखना होता है, अनप्रेजेंटेड और इनकम जितनी भी होंगी डेबिट साइड पे लिखेंगे, अनकलेक्टेड चेक और एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और एंड पे हम बैलेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। इसके साथ हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपने कैश बुक से शुरू किया है ना, कैश बुक के डेबिट साइड से, ठीक है, तो हम इसको पासबुक के साथ मैच करते हैं, पासबुक के साथ मैच करते हैं। अगर आपने पासबुक से शुरू किया है तो हम इसे कैश बुक के साथ मैच करते हैं। आपने डेबिट साइड से शुरू किया ये आपका प्लस का बैलेंस समझा जाता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस का बैलेंस समझा जाता है, और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्लस का समझा जाता है, ठीक है। तो ये हम बैलेंस मैच करते हैं कैश बुक का पासबुक के साथ और पासबुक का कैश बुक के साथ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरा क्वेश्चन है कि जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं वो किस साइड पे लिखे जाते हैं और अनकलेक्टेड चेक BRS में किस साइड पे लिखे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।